तो आज हम देखते हैं जर्नल क्या होता है। जर्नल क्या होता है? जर्नल इज़ द फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। द फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड जर्नल। ठीक है ना। हेयर बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सिस्टमैटिकली जो डे टू डे या टाइम टू टाइम रिकॉर्ड होता है, मतलब जो पहले एंट्री हुई है, पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्डिंग पहले होता है। ईच ट्रांजैक्शन इन जनरल इज कॉल्ड एन एंट्री और जर्नल एंट्री। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। फॉर्मेट क्या है जनरल एंट्री का? डेट्स लिखते हैं, पर्टिकुलर्स इसमें एंट्री आती है, बेसिक जनरल एंट्री। लेजर फोलियो हम लिखते हैं। लेजर फोलियो क्या होता है? ये जनरल एंट्री लेजर में किस जगह पे मिलेगी, कौन से पेज नंबर पे होगी, उसे कहते हैं लेजर फोलियो। इसका पूरा हम लिखते हैं। अमाउंट लिखते हैं जो डेबिट होती है, अमाउंट लिखते हैं जो क्रेडिट होती है। सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने डिटेल दी हुई है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी जानी है। टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कितने तरह की होती है? सिंपल एंट्री होती है, एंट्री इन विच ओनली टू अकाउंट आर इफेक्टेड, दैट इज वन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट, उसे हम सिंपल एंट्री कहते हैं। दो अकाउंट जिसमें इफेक्ट हो, मतलब एक डेबिट हो और एक क्रेडिट हो जाए और दोनों का अमाउंट सेम हो, ऐसे एंट्री को कहते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? इट इज़ दैट एंट्री इन विच मोर देन टू अकाउंट आर इन्वॉल्व। ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, सिंगल कंपाउंड एंट्री एंड सेकेंड इज डबल कंपाउंड एंट्री। ठीक है ना। देख लेते हैं सिंगल कंपाउंड एंट्री क्या होता है। सिंगल अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा और दो तीन अकाउंट क्रेडिट होंगे तो उसे कहते हैं सिंगल कंपाउंड एंट्री। या फिर सिंगल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड, या तो क्रेडिट में एक अकाउंट हो और बहुत सारे डेबिट हो अकाउंट, या एक डेबिट में हो और बहुत सारे क्रेडिट में अकाउंट हो, तो उसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ऐसी भी एंट्री आप आगे देखेंगे। डबल कंपाउंड एंट्री। डबल कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जिसमें बहुत सारे अकाउंट डेबिट होते हैं और बहुत सारे अकाउंट क्रेडिट होते हैं। मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, इसे कहते हैं डबल कंपाउंड एंट्री, जिसमें डेबिट में भी एक से ज़्यादा अकाउंट होते हैं और क्रेडिट में भी एक से ज़्यादा अकाउंट होते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम एंट्रीज बहुत तरह की, उस समय बताऊंगा मैं आपको कौन सी डबल कंपाउंड है और कौन सी सिंगल कंपाउंड है और कौन सी सिंपल एंट्री है। ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? द एंट्री पास टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करने के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री जनरली डबल कंपाउंड एंट्री टाइप की एंट्री होती है। ठीक है ना। वाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल एसेट आर डेबिटेड एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। जब भी हम कोई भी ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो सारे असेट को डेबिट करते हैं और सारी लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, यानी एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं, तो ऐसी एंट्री को हम क्या कहते हैं? डबल कंपाउंड एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? दीज एंट्रीज इफेक्ट कैश एंड बैंक अकाउंट एट द सेम टाइम। कैश और बैंक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं उस सेम टाइम में, उस एंट्रीज को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। टू इंडिकेट कॉन्ट्रा एंट्री, कैपिटल C इज मेंशन्ड इन लेजर फोलियो कॉलम ऑफ कैश बुक। यानी जो लेजर फोलियो कॉलम है, यहाँ पे अगर कोई एंट्री है जो कॉन्ट्रा एंट्री यानी कैश और बैंक से रिलेटेड एक ही एंट्री है जिसमें कैश भी इफेक्ट हो रहा है बैंक भी, तो उसके आगे हम यहाँ पे लेजर फोलियो में C लिख देते हैं, क्योंकि लेजर फोलियो में इनकी जो एंट्रीज होती हैं वो अलग से होती हैं। इन एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। ठीक है। C इज मेंशन इन द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ कैश बुक। फॉलोइंग टू केसेस रिजल्ट इन कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में दो ही केसेस देखने को मिलते हैं जनरली। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कैश और बैंक दोनों अकाउंट अफेक्ट होगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तब भी कैश और बैंक दोनों अकाउंट जो है हमारा इफेक्ट होगा। एंट्रीज रिलेटेड टू चेक। एंट्रीज रिलेटिंग टू चेक। चेक से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्री होती है? हमारे पास चेक से रिलेटेड हमारे पास तीन तरह के केस आ सकते हैं। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय चेक, व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ चेक and no information about the deposit is given, when payment is received in the form of check and it is deposited into bank on the some other day। ठीक है। तीन केसेस यहाँ पे बोला है। एक केस जिसमें हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से, उसमें क्या एंट्री होगी? पेमेंट मान लो सैलरी पे कर रहे हैं चेक से, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना।
इट विल रिड्यूस द बैंक बैलेंस एंड दस बैंक कॉलम विल बी क्रेडिटेड। ठीक है ना, सिंपल है। बैंक अकाउंट को जो है हम क्रेडिट कर देंगे, टू बैंक कर देंगे, क्योंकि हमारा जब भी पैसा कटेगा वो बैंक से ही कटेगा। डजेंट मैटर कि जो जिसको चेक दिया वो कब डिपॉजिट, हमने जिस दिन चेक काट के उसे दे दिया या चेक बना के उसे दे दिया उस दिन ही हम ये एंट्री कर देंगे। सेकंड केस देखते हैं, जब हमें पेमेंट रिसीव हुई है चेक में और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि चेक हम कब डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सच केस इट इज़ अज्यूम्ड द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे व्हेन इट इज़ रिसीव्ड, सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड ऑन द सेम डे व्हेन इट इज़ रिसीव्ड। जब हमें चेक रिसीव हुआ है और हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हमने बैंक में चेक कब जमा किया, उस केस में हम क्या करते हैं, उसी दिन को हम बैंक को डेबिट कर देते हैं, ऐसा अजम्पशन लेते हैं। ठीक है ना। When payment is received in the form of check and deposited into the bank some other day, जब पेमेंट रिसीव हुई है चेक में आज, लेकिन हम डिपॉजिट किसी और दिन कर रहे हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम जिस दिन चेक रिसीव कर रहे हैं उस दिन कोई एंट्री पास ना करें, और जिस दिन हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं उस दिन हम एंट्री पास करें बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिससे हमें चेक मिला है। दूसरा केस ये है, इन सच अ केस चेक इन हैंड अकाउंट इज डेबिटेड ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग चेक। जिस दिन हमारे पास चेक रिसीव होगा उस दिन हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे जिसका नाम है चेक इन हैंड अकाउंट। मान लीजिए राम से हमें चेक मिला है आज, तो तो हम क्या एंट्री कर देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है। जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग चेक द बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड द चेक इन हैंड अकाउंट इज क्रेडिट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड हम उस दिन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज को समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश या फॉर क्रेडिट, तो हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर हम क्रेडिट में कुछ खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कैश में खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड बॉट फॉर कैश, बीइंग गुड बॉट फॉर ऑन क्रेडिट। ठीक है ना। गुड बेच रहे हैं तो फॉर कैश बेच रहे हैं या क्रेडिट में बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्रेडिट में बेच रहे हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। नीचे नरेशन लिख देंगे। ठीक है ना। विड्रॉ कर रहा है गुड्स ओनर फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। जब हमने गुड्स खरीदा तो परचेज को डेबिट किया, इससे जब हम गुड विड्रॉ करेंगे तो परचेज को क्रेडिट। मतलब जब गुड फर्म के अंदर आएगा तो परचेज डेबिट होगा और जब फर्म से जाएगा तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जब भी फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो फ्री सैंपल मतलब हम गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपने गुड्स का, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम खर्चा मान लेंगे अपना, और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गुड्स कम हो गए। ठीक है। गुड गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। चैरिटी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक खर्चा हो जाएगा। गुड लॉस बाय फायर, फ्लड या थेफ्ट, तो हमारे लिए ये क्या है, लॉस है या खर्चा है, तो लॉस खर्चे को हम जब भी होता है तो डेबिट करते हैं, तो लॉस बाय फायर, फ्लड, थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गुड्स हमारी फर्म से चलेंगे। तो ये था, तो ये जो एंट्रीज हमने देखी अभी, ये एक तरीके से सिंपल एंट्री है जिसमें एक अकाउंट इफेक्ट हुआ है डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, और सिमिलर अमाउंट ही हमने देखे हैं, मतलब सिमिलर अमाउंट ही आएंगे अगर आएंगे तो ये है सिंपल एंट्री के एग्जांपल्स। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे के बताता रहूँगा कि क्या सिंपल एंट्री है, क्या कंपाउंड एंट्री है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक, जब भी हम जर्नल बनाएंगे और आगे से लेजर फॉलियो लिखेंगे उसमें हम सी लिख देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। हमने कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में पढ़ा था पीछे कि जब भी दीज एंट्री इफेक्ट कैश एंड बैंक अकाउंट एट द सेम टाइम। ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। हमने कॉन्ट्रा एंट्री का भी एग्जांपल देख लिया। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी ये एंट्री होगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कैश कम हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश।
यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है, बैंक कम हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि दोनों ही एसेट है, ठीक है ना। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज बाय ओनर, ओनर अगर पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करता है तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन जब वो ऑफिस यूज़ के लिए, ऑफिस एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल करता है, कैश को विड्रॉ करता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को, ओनर जब भी पर्सनल यूज़ के लिए करेगा, पर्सनल यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम ड्राइंग लिखते हैं, अदरवाइज हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, ठीक है। व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर नॉट डिपॉजिटेड, ये हमने देख लिया था, फिर भी देख लेते हैं। हमने जो ये 3 केसेस देखे थे, पेमेंट इज मेड बाय चेक, अगर पेमेंट चेक से करिए तो क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू चेक, ठीक है। व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे, उसी दिन डिपॉजिट नहीं हुआ, हमारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कोई भी एंट्री ना करे, दूसरा ऑप्शन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, ये एक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं इस नरेशन को यहाँ पे। व्हेन अबव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब ये चेक जो रिसीव हुआ वो डिपॉजिट कर दिया। अगर हमने ऑप्शन 1 चूज किया है तो हम क्या करेंगे, जिस दिन डिपॉजिट करेंगे उस दिन लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, लेकिन अगर हमने ऑप्शन 2 चूज किया है तो उस दिन अकाउंट हम जो एंट्री करेंगे वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, इसको क्रेडिट करेंगे। तो नेट इफेक्ट क्या बन जाएगा, इससे ये कट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर ही नेट इफेक्ट हमारा आएगा, ठीक है ना। तो दोनों कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है एक बिजनेसमैन, ठीक है। व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, जब पेमेंट चेक के थ्रू हो रही है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना, या परचेज हो रही है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से परचेज हो रही है तो, ठीक है ना। तो सिंपल है, आगे देख लेते हैं। एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक या चेक, एक्सपेंसेस पेड थ्रू चेक, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। असेट परचेज थ्रू चेक, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल है सब कुछ। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, जब इंटरेस्ट अलाउ होता है बैंक से, तो इंटरेस्ट जब बैंक से अलाउ होता है तो इंटरेस्ट बैंक में ही आता है, बैंक के अकाउंट में ही आता है, आपके पास एज अ कैश नहीं आता है। तो बैंक का जो है अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या है, इनकम, तो इनकम भी बढ़ जाती है, तो इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। व्हेन बैंक चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज, ठीक है, जब बैंक हमारे अकाउंट से कुछ चार्जेस कट कर लेता है, क्यों, क्योंकि वो हमें सर्विसेज दे रहा है। ऐसा हर बैंक करता है, हमको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, चेक बुक और पासबुक इशू करते हैं उसके लिए, और एसएमएस फैसिलिटी, नेट बैंकिंग जैसे फैसिलिटी को हमें वो देते हैं, उसके वो चार्जेस कट करते हैं। तो चार्जेस हमारे बैंक अकाउंट से ही वो ऑटोमेटिकली कट कर लेते हैं, उसका अकाउंट होता है। बैंक चार्जेस हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, तो वो डेबिट हो जाएंगे टू बैंक, बैंक से कम हो गए तो बैंक कम हो गया, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू असेट। इस तरीके से भी इस चीज को देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस होता है तो इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। याद है, याद रखना। एक्सपेंसेस पेड बाय कैश या बैंक बाय द बिजनेस, ठीक है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में एक्सपेंस पे किया तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारा, एसेट, ना कि एक्सपेंस, तो एसेट बढ़ गया तो एक्सपेंस एसेट अकाउंट डेबिट टू, एक एसेट कम हो गया तो टू कैश या बैंक। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी एक्सपेंस तो हो गया, वो हमने पे तो किया नहीं, तो क्रेडिट में क्या डालेंगे, कुछ तो होगा डालने के लिए, तो हम लायबिलिटी उसे बना देंगे। इस खर्चे को हमने लायबिलिटी बना दी क्योंकि ये ड्यू हो गई है लेकिन हमने पे नहीं किया है, ठीक है ना। इसको एंट्री को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होती है। पेइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जब हम पे ऑफ कर देंगे तो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो खर्चे बढ़ रहे थे, डेबिट हो गए, ठीक है ना, और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट हो गई। लायबिलिटी अब कम हो रही है तो डेबिट, और असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक है ना। इनकम रिसीव्ड इन कैश, इनकम रिसीव हुई है तो असेट बढ़ी तो डेबिट,
टू इनकम, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, तो असेट अकाउंट डेबिट टू इनकम या कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये अक्रूड इनकम है, तो अक्रूड इनकम क्या होती है, असेट, तो अक्रूड इनकम यानी असेट बढ़ गई तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टू कैश कर देते हैं या कुछ ऐसी चीज़, या फिर कंफ्यूज जाते हैं नीचे क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है। इनकम तो बन गई है ना, तो इनकम को तो हम कंसिडर करेंगे, और अक्रूड है तो वो एसेट हो जाएगी, तो असेट अकाउंट डेबिट टू इनकम, यानी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना। तो ये रहे हमारे कुछ एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजैक्शन आपके पेपर में भी या एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं सिमिलर वे में। ठीक है ना, बस उसमें थोड़ी फिगर्स दी होंगी, अमाउंट दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जब एडवांस में इनकम रिसीव होती है तो कैश तो आ जाता है, और वो एडवांस इनकम हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो कैश आ गया यानी एसेट आ गया तो डेबिट हो गया, और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू असेट एंड लायबिलिटी देख लेते हैं। असेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। मॉडर्न अप्रोच सिंपल होता है, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच भी इसमें जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि मॉडर्न अप्रोच ही आप लोग यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है ना, व्हेन एसेट इज परचेज बाय कैश, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिट में खरीदा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। डेप्रिसिएशन चार्ज किया एसेट पे तो डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट समझ लो, या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट की वैल्यू कम हो जाती है। असेट सोल्ड बाय द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट। ठीक है ना, लायबिलिटी अराइज व्हेन फंड आर रेज्ड। अच्छा हाँ, क्या होता है जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो असेट बढ़ जाता है लोन के अमाउंट में, और हमारे पास एक लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। तो जब भी हम लायबिलिटी अराइज करते हैं, ठीक है, लायबिलिटी अराइज हो जाती है कि हम फंड रेज करते हैं, किसी से उधार पैसा लेते हैं, तो हमारे पास पैसा तो आ जाता है लेकिन वो उधारी का होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट तो बढ़ गया लेकिन लायबिलिटी भी साथ ही साथ बढ़ जाती है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ठीक है ना, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, यानी किसी दिन हम लोन चुका रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो ये था असेट और लायबिलिटी के कुछ जनरल एंट्रीज। अब देखते हैं कुछ अदर जनरल एंट्रीज। ठीक है ना, बैड डेट की एंट्रीज क्या होती हैं। बैड डेट क्या होता है, पहली बात ही पढ़ लेते हैं। बैड डेट मतलब कोई ऐसा कस्टमर जो हमारा पैसा नहीं दे रहा और ना वो दे सकता है, हम उस पर कितना भी केस कर लें या कुछ कर लें, उससे हम पैसा नहीं रिकवर कर सकते क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। तो ऐसे कस्टमर हमारे बैड डेट बन जाते हैं। हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं होता है इनको बैड डेट करार कर देने के अलावा। ठीक है ना, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ही या फिर कोर्ट ही बैड डेट बता देती है। तो बैड डेट हो जाता है व्हेन डेटर फेल टू पे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, बैड डेट हमारे लिए एक तरह का खर्चा है। मैंने किसी डेटर को उधारी पे सामान दिया था, किसी को उधारी पे सामान दिया था, वो डेटर तो मेरा बना लेकिन लेटर ही फेल टू पे, वो हमें दे नहीं पाया पैसे, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो खर्चा हो गया। ठीक है ना, हमारा नुकसान हो गया। तो बैड डेट एक तरीके का लॉस है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट टू डेटर। अब डेटर से तो हम पैसा ले नहीं सकते, तो उससे ख़त्म ही करो उसका अकाउंट, तो टू डेटर अकाउंट, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। पार्शियल बैड डेट होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके जब ऑक्शन में उसका सामान बिकता है या उसका घर बार बिकता है तो हम उससे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे रिकवर कर लेते हैं। जब ऐसा होता है हम थोड़े बहुत पैसे रिकवर कर लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा अमाउंट बैड डेट नहीं होता है, तो हमारा पार्शियल या फिर आधा बैड डेट होता है। ठीक है ना, व्हेन डेटर इज अनेबल टू पे फुल ड्यूज और पेज पार्शियल अमाउंट एंड बिकम इंसॉल्वेंट, आधा अमाउंट पे करके या थोड़ा सा अमाउंट पे करके वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। और ऑन ए पार्शियल अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज ई स्टेट, यानी उसके घर बार बेच के थोड़ा पार्शियल अमाउंट ही रिकवर हो पाए। 1000 लेने थे 300 या 400 ही ले पाए, ठीक है ना, उसे पार्शियल अमाउंट कहते हैं। 1000 लेने थे तो 700 ही रिकवर हो जाए, इसे भी हम पार्शियल ही कहते हैं। ठीक है, जब तक फुल रिकवर नहीं होता है तो उसे हम पार्शियल ही कहते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट जितना रिकवर हो पाया, ठीक है, बाकी का हम क्या डाल देंगे बैड डेट अकाउंट में, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। मान लीजिए 1000 रुपये का डेटर था, उससे सिर्फ हमें 700 रुपये रिकवर हो पाए, तो 300 को हम क्या दिखा देंगे बैड डेट।
ठीक है ना। ये एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, ये जो एंट्री है ये हमने देखी क्या, सिंगल कंपाउंड एंट्री, जिसमें डेबिट हुए हैं 2 अकाउंट और क्रेडिट हुए हैं सिर्फ 1 अकाउंट, ठीक है ना। हमने यहाँ पढ़ा था पीछे कंपाउंड एंट्री, सिंगल कंपाउंड एंट्री, सिंगल अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन 1 अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, 2 अकाउंट डेबिट हुआ है। यहाँ पे ये भी बोला है, या फिर सिंगल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड मोर देन 1 अकाउंट इज डेबिटेड, मोर देन 1 अकाउंट आर डेबिटेड एंड सिंगल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये है सिंगल कंपाउंड एंट्री का एग्जाम्पल, ठीक है ना। आगे देखते हैं बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड में क्या होता है? बैड डेट रिकवर्ड होता क्या है? हमने आज जिससे बैड डेट बताया, मान लीजिए 1 साल बाद 2 साल बाद वो हमारे पैसे चुकाना चाह रहा है, ठीक है, और वो काबिल हो गया पैसा चुकाने के, तो हमारा बैड डेट रिकवर हो जाएगा। लेकिन हमने तो इसका अकाउंट पूरा का पूरा क्लोज कर दिया था ऊपर, डेटर्स अकाउंट। तो अब कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ये एक तरीके से एबनॉर्मल इनकम टाइप्स हो जाती है। ये एबनॉर्मल लॉस है बैड डेट, वैसे ही बैड डेट रिकवर्ड एक हमारा एबनॉर्मल इनकम बन जाती है। तो इनकम बढ़ी तो हमने क्या कर दिया, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट टू इनकम अकाउंट। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? हमने पहले भी इसके बारे में सुना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब भी कोई ओनर कैपिटल में से गुड विड्रॉ करता है तो वो इंटरेस्ट देता है फर्म को, ठीक है ना। तो उसकी कैपिटल से वो इंटरेस्ट हम ऑटोमेटिकली काट लेते हैं, ठीक है। वो कोई घर से तो लाएगा नहीं, घर से लाएगा तो उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल, वो नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल से उसकी खुद से डिडक्ट कर लेते हैं। जब कैपिटल डिक्रीज हो जाती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म के लिए इनकम है तो इसलिए वो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों? क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो रही है और इनकम बढ़ रही है फर्म की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जब पार्टनर कुछ पैसा लगाता है बिजनेस में तो कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। जैसे अगर वो पैसा निकाल रहा है तो फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है, तो जब वो पैसा फर्म को दे रहा है तब वो भी तो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करता है। इट इज़ टू बी गिवन टू ओनर, क्रेडिटेड टू ओनर्स अकाउंट, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है? इट इज़ चार्ज फ्रॉम द ओनर्स कैपिटल, वो ओनर की कैपिटल से चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर की कैपिटल में क्रेडिट किया जाता है, यानी डाला जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? खर्चा है, क्योंकि फर्म को क्या करना पड़ेगा, ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओनर की कैपिटल में इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी, कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देते हैं, और ये एक तरीके का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं बढ़ने पे, इंक्रीज होने पे, ठीक है ना। जीएसटी से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं, लेकिन उससे पहले हमें जीएसटी के बारे में समझना पड़ेगा। जो एक नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा वो जीएसटी के ऊपर होगा, और उसी में हम जीएसटी से रिलेटेड जितने भी जनरल एंट्रीज हैं उसे देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड स्पेशल पर्पस बुक के बारे में। ये लास्ट टॉपिक आज का रहेगा, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड स्पेशल पर्पस बुक, ट्रांजैक्शन, फर्दर क्लासिफिकेशन एंड सब्सिडरी बुक्स। मतलब अगर ये तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनको पहले क्लासीफाई करेंगे हम, फिर उन क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए कौन कौन सी क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी? क्या वो ट्रांजैक्शन ओनली कैश ट्रांजैक्शन है, या कैश एंड बैंक दोनों का ट्रांजैक्शन है, या कैश पेमेंट है स्मॉल अमाउंट्स के। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन 3 तरह के होते हैं, या तो सिर्फ कैश इन्वॉल्व होगा, बैंक का कोई झाड़ नहीं होगा, या कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे, या फिर तीसरा कैश तो है लेकिन वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट है, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, इस तरीके से कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों में क्या किया जाता है? जब ओनली कैश इन्वॉल्व होता है तो सिंपल कैश बुक बनाई जाती है जिसमें बैंक कॉलम नहीं होता है। जब कैश एंड बैंक दोनों होता है, दोनों इन्वॉल्व होता है, तो डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है जिसमें एक कॉलम होता है कैश कॉलम और दूसरा कॉलम होता है बैंक कॉलम। जब स्मॉल अमाउंट की पेमेंट की जाती है, छोटी छोटी, उसे कहते हैं पेटी कैश, तो उसके लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। ये सब हम बाद में देखेंगे, सब्सिडरी बुक्स को हम बाद में आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी बुक्स मेंटेन की जाती हैं, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन अदर देन कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि मान लो क्रेडिट सेल हुआ है तो कौन सी बुक बनेगी? सेल बुक।
कैश सेल हुआ है तो वो सिंपल कैश बुक या फिर डबल कॉलम कैश बुक में जाएगा, वो क्रेडिट्स वो सेल बुक में नहीं आता है। सेल बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल आती है। वैसे ही परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है। अगर कैश परचेज है वो कैश बुक में देखा जाएगा, वो डबल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक में उसे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, ऐसे केस में क्या करेंगे, सेल रिटर्न बुक बनाई जाएगी, ठीक है ना। सेल रिटर्न हुई है तो सेल रिटर्न बुक बनाई जाएगी। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड होगी तो परचेज रिटर्न बुक बनाई जाएगी, ठीक है। सब्सिडियरी बुक्स और कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए जनरल प्रॉपर करके एक बुक होती है, वो मेंटेन की जाती है सब्सिडियरी बुक्स। हमने देख ली कितनी तरह की सब्सिडियरी बुक्स, सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर। जनरली यही सब्सिडियरी बुक्स को आपको समझना है और इसी को देखना है कैसे सब्सिडियरी बुक्स को बनाई जाती है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। और मोस्टली जो ये वाला चैप्टर है ये 90% कंप्लीट हो गया, 10% थोड़ा सा चैप्टर बचा है जो कि मैं आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा। एडवांटेज क्या है ऑफ मेंटेनिंग सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करने के क्या एडवांटेज हमें मिलते हैं। पहला एडवांटेज मिलता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क डिवाइड हो जाता है और वर्क डिवाइड हो जाता है तो थोड़ा ईजी हो जाता है करने के लिए। लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, जिसको जो अच्छा आता है वो काम करता है, ठीक है ना। हम हर किसी को एक काम नहीं देते, जब काम डिवाइड हो सकता है तो हम जिसको जो काम अच्छा आता है उसको वो काम दे देते हैं, ठीक है ना। इजी टू मेंटेन लेजर, लेजर मेंटेन करने में आसानी होती है जब हम सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, तो अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स होती हैं अलग अलग चीज़ की, तो अलग अलग लेजर बनाने में हेल्प हो जाती है। क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी क्विक हो जाती है। सब्सिडियरी बुक मान लीजिए कैश ट्रांजैक्शन देखना है तो हम कैश बुक खोलेंगे, बाकी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्विकली काम हो जाता है। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी हो जाता है। जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है हम उसी को पकड़ते हैं, किसी कैश ट्रांजैक्शन में कोई एरर होगा तो उसके लिए, ठीक है ना, उसी से हम फिर गलती क्यों हुई है, किस तरीके से हुई है, उससे हम पूछते हैं। कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थॉट शो, एंड जो हम जीएसटी के बारे में है वो देखेंगे उसमें, और साथ ही साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन हम देख लेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन के। तो मेरे ख्याल से मैंने फुली फ्लेज क्वेश्चन करवा दिया है पीछे, लेकिन जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चन हम आगे देख लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ like, subscribe the channel and share with your friends those who are in need for this. Thank you so much. Have a good day.